ओके. This conference will now be recorded. ओके. हा. आता आहे ना, मी बाहेर पडून मीटिंग चालू राहते का पाहूया. हा, ओके. हां. मी बाहेर पडतोय. हा. हा. ओके. ओके.
नमस्कार सर. नमस्कार. एक मिनिट फक्त. हो सर, मी तुम्हाला फक्त जरा प्रेझेंटर बनवतोय. ठीक आहे, बनवलं नाही बनवलं तरी चालेल. ओके. जस्ट एक मिनिट फक्त. आरामात सर. सुरू करूया. ओके सर. थँक यू सर. मी फक्त तुमचं इंट्रोडक्शन देतो आणि मग पुढे चालू करतो. सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. वेलकम टू दिस न्यूज सेशन. आज अनिल पानसे सर के स्मरणार्थ जारी इस आयुर्वेद व्याख्यानमाला के 9वें पुष्प में हम वैद्य घनश्याम मर्दा सर का स्वागत करते हैं. आज का इन सर का टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग है. संहिताओं का अध्ययन करना या संहिताओं का पाठांतर करना, वाचन करके पाठांतर करना, हम में से सभी को एज अ स्टूडेंट टाइम से ही एक क्या कहते हैं रोमांच उठता था शरीर पे, थरारे उठते थे कि अरे ये कैसे करना होता है, क्यों करना होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. पेपर में हिताहितम सुखम दुखम से शुरुआत करते हैं और खत्म करके उधर ही हम छोड़ देते कि बस इतना ही आयुर्वेद है. बट उस चीज का व्यवहारिकता या व्यवहारिक उपयोग क्या है और कैसे आप उस चीज को प्रैक्टिस में उतार सकते हैं, यही सब शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे वक्ता वैद्य घनश्याम मर्दा सर है. सर का मैं अल्प परिचय देना चाहूंगा. सर पुणे में लॉ कॉलेज रोड पे प्रैक्टिस करते हैं. सर कंसल्टेंट है सूरज आयुर्वेदिक क्लिनिक पे पुणे में. साथ ही साथ एस हॉस्पिटल में वो पैनलिस्ट है. सर रालेगांव सिद्दीकी एरिया में वंस इन अ मंथ चैरिटेबल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं. सिमिलरली लातूर और सोलापुर में भी महीने में एक बार उनकी विजिट रहती है. सर ने एमडी आयुर्वेद में किया है विद स्पेशलाइजेशन इन हार्ट डिजीज. सर ने डीपीसी किया है पंचकर्म न्यूरो में. सर गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ पूना से. एंड सर ने टीमयू से डिप्लोमा इन आयुर्वेद एंड योगा किया हुआ है. सर साथ ही साथ पीएचडी भी कर रहे हैं. सर के अगर एज ए टीचर सर जो है रिसर्च ऑफिसर रह चुके हैं आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में 12 सालों के लिए. एंड सिमिलरली तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में भी सर ऑनररी टीचर हैं. सर सिंक मोड्स स्पा फ्रांस और यूरोप में एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट 2001 से जा रहे हैं. सिमिलरली सर इज एन एक्सपर्ट टीचर इन द कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन सिंस 2003. सर CNPDS पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री रोमानिया में सिंस 2005 एसोसिएटेड है. सर अयंगार योगा एकेडमी एंड समदोषा जर्मनी में एसोसिएटेड इन सिंस 2008. सर उसी तरह से इटली, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, चाइना, इन सभी जगहों पे सर एज एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एसोसिएटेड है. सर ने एक बुक को ऑथर की है रसायना द आर्ट ऑफ एजिंग हेल्दी एजिंग विद डॉक्टर पियर डर्वास्की ऑफ फ्रांस. सेकेंड बुक सर की है. You are not audible, sir. सॉरी सर. सॉरी. सर सिमिलरली सब सर ने अपना आहार द माइक्रोफोन आर्ट. म्यूट कर दीजिए. अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए ताकि आप सुन सकेंगे.
Similarly, sir ने Continue, Ahara the Rahul, Art continue. of yes sir Ahara the Art of Healthy Dieting, ये बुक रीटा केलर के साथ जो जर्मन है उनके साथ में सर को ऑथर कर रहे हैं, जो अभी प्री पब्लिकेशन में है। सर एडिटर या को ऑथर प्रमेह वेदा, डायबिटीज स्पेशल 2002, साम वेदा न्यूरो स्पेशल एडिशन 2003, मनसाम माइंड केयर दीर्घायु, ऐसे इंटरनेशनल जर्नल्स में भी सर एडिटर कार्य के रूप में कार्यरत है। सर ट्रांसलेटर मेडिकल संस्कृत ट्रेटाइस साइंस ऑफ मेडिसिन फॉर द एलिफेंट, इसके सर ट्रांसलेटर भी है। सर गोल्ड मेडलिस्ट है इन एमडी, साथ ही साथ सर को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2002-2003 मिला हुआ है। सर को बेस्ट आयुर्वेद रिसर्च अवार्ड इन 2019 एट द इंटरनेशनल आयुर्वेदा एक्सीलेंस अवार्ड बाय वर्ल्ड आयुष एक्सपो मिनिस्ट्री इन 2019 मिला है फॉर हिज रिसर्चेस, फॉर हिज वेरियस रिसर्च पेपर्स। सर का रिसर्च डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेन एंड मेंटल हेल्थ एंड ऑटिज्म, इन सब पे सर काम कर रहे हैं। सर ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो लंबैगो या क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के ऊपर प्रपोज किए हुए हैं, जो फिलहाल चल रहे हैं। एंड सिमिलरली ओबेसिटी के ऊपर भी सर का काम फ्रांस में चल रहा है। सर ने इसी दौरान सर साथ ही साथ आयुर्वेदीय इस संगठन पुणे के प्रेसिडेंट हैं, और सर साथ ही साथ बहुत ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, उनकी लाइफ मेंबर है। एंड ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम सर ने मेनी हेल्थ अवेयरनेस और साइंटिफिक वेबिनार्स कोविड-19 के ऊपर सर ने दिए हैं। एंड साथ ही साथ 1000 से ज्यादा पेशेंट अक्रॉस यूएस, इंडिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट सर ने ट्रीट किए हैं, और उसी की बदौलत सर अभी रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कोविड-19 पे भी काम कर रहे हैं। तो बस आपको इन शॉर्ट इतना ही कहूंगा कि संहिताओं से जो ज्ञान निकल के प्रैक्टिस में आया है, वो ज्ञान आपको कहाँ किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है, उसका एक स्वरूप, एक साक्षात स्वरूप आप आज देखेंगे। तो इसी से मैं मर्दा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद सर, ओवर टू यू। नमस्कार राहुल, थैंक यू। सबसे पहले तो नमन करता हूँ मेरे मित्रवर्य, गुरुवर्य, सखा, जो भी आप कहोगे, अनिल पानसे। जैसे दीपक ने बताया, ऋषिकेश ने बताया, हमारा जीवन जो है उसका आयुर्वेद का अध्याय या अनिल के नाम के सिवा शुरू भी नहीं हुआ और वो पूरा भी नहीं होगा। इसीलिए शायद आयुर्वेद, अनिल, आयुर्वेदीय, इससे हम बहुत जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदीय का निर्मिति भी उसी हिसाब से हुई थी कि एक आयुर्वेद अपने नस नस में बहना चाहिए, अपने खून के हर एक कतरे पे आयुर्वेद का नाम होना चाहिए, आयुर्वेदमय होना चाहिए, इसलिए आयुर्वेदीय की निर्मित हुई। और ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति था। देखिए, अपने आयुष्य में हर एक मोड़ पे कोई मार्गदर्शक मिलता है जिसे हम गुरु की संज्ञा देते हैं। जैसे कि हम बच्चे होते तो माँ हमारी गुरु होती है, स्कूल में कोई टीचर जिसको हम भाते हैं वो हमको पसंद करती है, वो टीचर होती है। फिर ये जो गुरु है हर एक स्टेज में बदलते जाते हैं, लेकिन अनिल हमें ऐसे मोड़ पे मिला कि जहां से बदलने की संभावना ही नहीं है। जो मार्ग हमने लेने का निश्चय किया था, वो मार्ग में कोई दीप स्तंभ चाहिए था, और वो अनिल के रूप में मुझे तो मिला। और अनिल को मैं कभी श्रद्धांजलि नहीं दूंगा, क्योंकि अनिल मेरे में बसता है। अनिल को श्रद्धांजलि देना मतलब उसको हमसे दूर करना। अनिल ने जो भी बताया, जिस तरह से बताया, उसमें कुछ भाग मैं पूरा कर रहा हूँ, कुछ भाग हमारे सहकारी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चलने वाली प्रोसेस है। इसलिए अनिल को श्रद्धांजलि मैं तो कभी नहीं दूंगा। अनिल हमारे में रहेगा, हमारे में है। जब तक हम हैं तब तक अनिल है हमारे साथ। अब आते हैं अनिल से मुलाकात और आयुर्वेदीय, जो एक थोड़ा भाग मैं बताऊंगा, क्योंकि आयुर्वेदीय की स्थापना और उसमें जो
हमने किया और उसमें जो कुछ भी मजा था वो बताने के लिए बहुत सारे व्याख्यान कम पड़ेंगे, और वो व्याख्यान कोई ऐसे रुक्ष नहीं होंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। इतनी मजा हम लोगों ने, इतना हमने वो एंजॉय किया था। कुछ करने हम एक गए थे, जैसे हमारे मराठी में कहना है कि आप गणेश जी बनाने गए और हनुमान जी बन गया, लेकिन फिर हनुमान जी बन गया तो उसका भी यूज कैसे करना, ये अनिल ने हमको बताया। क्योंकि स्टूडेंट गलतियां करते हैं, गलतियां होने के बाद वो गलतियों का भी उपयोग करना, ये बहुत एक एक मजेदार सफर था वो। तो वो पूरा ये व्याख्यान में नहीं होगा क्योंकि फिर हम हमारे विषय से भटक जाएंगे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं 17 सितंबर 1988 को अष्टांग आयुर्वेद के प्रांगण में पहुंचा। मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं तो ढूंढ रहा था कि कहाँ जाऊं। दिमागी पुलाव में तो एमबीबीएस ही था, सोलापुर में वेटिंग लिस्ट में थे, पूना में वेटिंग लिस्ट में थे। टाइम पास के लिए कहीं तो जाना है, ये भावना लेके एग्री जाना है कि आयुर्वेद में जाना है। तब आयुर्वेद ये शब्द भी मुझे मालूम नहीं था, इसे बीएससी एग्री तो मालूम था क्योंकि मैं रूरल एरिया से आया था। अष्टांग आयुर्वेद के प्रांगण में हमने प्रवेश किया तो सामने सीनियर खड़े थे। सीनियर ने पूछा, कहाँ से आए भाई? हमने बताया कि मंगलवेढ़ा, जिला सोलापुर। कहाँ कहाँ अप्लाई किया है? एग्रीकल्चर में किया है। तो यहाँ क्यों आए हो? वहां जाओ, वहां जिंदगी बन जाएगी। जिस कॉलेज के प्रांगण में प्रवेश करने पर सीनियर क्या बोलता है एक जूनियर को जिसको कुछ पता नहीं है, यहाँ मत आओ, जाओ एग्री करो। एक शौक था। फिर ऊपर गए, कोई लेक्चर चल रहा था, तब मुझे पता नहीं था किसका था, लेकिन एक ऐसी छोटी मूर्ति थी और वो बता रही थी कि आयुर्वेद ही क्यों करना है। आयुर्वेद करना है क्योंकि वो अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद करना है क्योंकि वो हमारा है। वो हमारा है और अच्छा है इसलिए करना है। और उस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल थीम चल रही थी। बाद में पता चला कि वो जो एक छोटी मूर्ति जो व्याख्यान दे रही थी, उनका नाम था महागुरु मावा कोल्हटकर सर। तो वो व्याख्यान मेरे दिमाग में बैठ गया कि ना, आयुर्वेद अच्छा है और हमारा है। लेकिन ऐसा हो जाता है ना, हम लोग लेक्चर सुनने के बाद बहुत ही एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, और जैसे ही समय जाता है तो उत्साह कम हो जाता है। मैं वापस चला गया, ढूंढ रहा था। फिर मेरे कर्म धर्म संयोग से उसी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिली और मैं अष्टांग में पहुंचा। तब तक 1-1.5 महीना हो गया था कॉलेज शुरू होके, लेट एडमिशन था। पहले दिन क्लासरूम में गया, सामने 2 लड़के बैठे थे, एक के बाजू में बैठ गया। एक गुरुजी आए, अपनी मधुर आवाज में पढ़ाने लगे। 5-10 मिनट मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया, क्योंकि विषय था पदार्थ विज्ञान। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंख खींच खींच के 10 मिनट तक रोका मैं, बाद में कुछ समझा नहीं, सो गया। अच्छा, वो गुरुजी भी इतने अच्छे थे कि खत्म होने के बाद मुझे हिलाया। उन्होंने बताया, अरे घनश्याम उठो, मेरा लेक्चर खत्म हो गया। उनका नाम था दिलीप गाडगिल। अब मेरे जैसे विद्यार्थी जो रूरल से आए हैं, जिनको ये सब इसी का गंध नहीं है, उसका स्वागत पहले ऐसे होता है कि आप एग्रीकल्चर जाओ, फिर एक लेक्चर होता है जिससे मैं थोड़ा सा एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ, और बाद में मुझे खुद को नींद आने लगती है। ये सब सिनेरियो तब था। और मैं सोच रहा था कि एक बाजू में तो ये वाक्य मुझे परेशान कर रहा है कि आयुर्वेद अच्छा है और मेरा है, और दूसरे छोर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की दुविधा होती है, मानो या न मानो। समझ में कुछ आ रहा है शुरू में, इसका कुछ तो मार्ग निकलना चाहिए। तो जो 2 लड़के थे, उन्होंने परिचय करवाया। हाँ, मेरा नाम दीपक दिवार, मेरा नाम ऋषिकेश मित्तल। मैं बोला, मेरा नाम घनश्याम था। बस उस दिन से हम तीनों का एक जोड़ बन गया। इतना कि हर साल हमको फिशपॉन्ड पड़ता था। आयुर्वेद के टायर के 3 रिक्शा के 3 टायर मर्दा मित्र दीवार। तो उन्होंने मुझे अनिल से परिचय किया। अनिल ने जब मुझे देखा, तेरा नाम तो मर्दा है, तू तो बड़ा काम करना चाहिए, शुरू ही ऐसा किया अनिल ने। फिर बातचीत हुई तो मैंने यही सवाल पूछा अनिल को कि ये सब आप बता रहे हो आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन
हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मार्ग क्या है? और ये सवाल पे मंथन से आयुर्वेद की निर्मित हुई। उसी दिन हमने सोच लिया कि हम तो पढ़ेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर आएगा उसको हम बताएंगे कि आप चिंता मत करो, ये इस तरह से आपको करना है। उसमें एक थीम थी पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, पाठांतर। सब लोगों को पता है कि आयुर्वेद में एग्जाम के लिए तो कुछ सूत्र पाठ करने होते हैं, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी समझ के कुछ विद्यार्थी पाठांतर भी करते हैं। 12वां अध्याय सूत्र स्थान में 22 तक करो, ये इतना करो, वो उतना करो, उससे आगे मत जाओ। जब हम भूल जाते हैं कि 12वां अध्याय 22वें सूत्र के आगे ही अच्छी तरह से शुरू होता है, सूत्र स्थान का अष्टांग उदय का। तो पाठांतर करना ये एक बहुत जरूरी चीज है, जो मैं आपको विथ एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन जो संकल्पना थी वो पाठ, अवबोध, अनुष्ठान। पाठ करना है, बाद में अवबोध का मतलब जो दीवार ने उस दिन ही बताया था कि समझना है, और अनुष्ठान मतलब अपने प्रत्यक्ष में लाना है। क्योंकि किसी भी शास्त्र में पुस्तक और व्यवहार, पुस्तकी ज्ञान और व्यवहार में एक लेयरिंग होता है, एक लाइन होती है। पुस्तकी ज्ञान अगर आप व्यवहार के स्तर पे उतार सकते हो तो वही सक्सेसफुल होता है, अन्यथा आप पुस्तक पंडित बन जाते हो, आप अच्छे टीचर भी बन सकते हो लेकिन क्लिनिशियन नहीं बन सकते। और अगर, ये मैंने नहीं, शिष्य ने भी बताया, और अगर आप खाली चिकित्सा यूज करते हो, पुस्तक के ज्ञान का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप यथा खरस चंदन भारवाही, आप एक गधे हो जो चंदन का भार लेके जा रहे हो। तो ये जो चीज है ये पाठ, अवबोध, अनुष्ठान से ही प्रत्यक्ष में आ सकती है। अब ये क्या है पाठ, अवबोध? हम करते हैं वो, लेकिन हम उसको ये जब नाम देते तो समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं, एक आध गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, उसके वर्ड्स हमको याद रहते हैं, हम गुनगुनाते भी है। क्या हमको उसका मतलब पता होता है? वो समय में नहीं होता है, लेकिन वो एक धुन, वो एक शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, हम गुनगुनाते हैं, वापस और दिमाग में बैठ जाते हैं, और आगे चल के वो गाना पूरा हमको याद रहने लगता है। इसको बोलते हैं पाठ। उसका मतलब पता हो या ना हो, लेकिन आपको वो पूरी धुन आ रही है और आप वो पूरी धुन याद कर सकते हो, ये हो गया पाठ। अब जब वो गाना गाते हो तो उसके संदर्भ याद आते हैं, फिर किसी लड़की को देख के वो गाने के कुछ शब्द आप गाना शुरू कर देते हो, ये होने लगा अवबोध कि गाने का मतलब क्या है और इस संदर्भ में मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो तो वही गाने का दूसरा संदर्भ आपको याद आता है, वही गाना आप दूसरी जगह यूज करते हैं। ये होता है अवबोध, अनुभव के माध्यम से और काल के माध्यम से आप एक ही चीज जो आप याद करते हो उसका आप अलग अलग तरीके से आकलन करने लगते हो, और फिर वो आप अपने प्रत्यक्ष में उतारते हो। ये संकल्पना है। और आयुर्वेद में जो मूल पाठांतर की संहिता है उसमें बहुत सारा पद्यमय विस्तार विवरण है, और जब पद्य आता है तो उसकी एक धुन आती है। जब धुन आती है तो उसका पहले पाठ होना जरूरी होता है, अवबोध हो या ना हो। और यही अनिल ने हमको सिखाया कि आप पहले पाठ करो, पाठ करते करते अवबोध खुद आ जाएगा, और अवबोध आते आते अनुष्ठान भी हो जाएगा। अब ये सुन तो लिया, शुरू भी कर दिया पाठ, पहले सूत्र स्थान, अब सूत्र स्थान के 30 अध्याय फर्स्ट ईयर में करना है आपको, ठीक है, हम करते हैं। अनिल ने, हम तीनों में कंपटीशन लगाई थी, हर बार शुरुआत में मैत्रेयी जीत जाता था, उसका स्पीड अच्छा था, सबसे आखिरी मैं रहता था, दीवार सिंसियर था इसलिए दूसरे पे आता था, पाठांतर में तीसरा मैं था, लेकिन मेरे साथ बाकी के 22 थे और वो मेरे पीछे रहते थे। तो कंपटीशन मतलब 1 घंटे में 12वां अध्याय पाठ किया मैंने और दीवार ने, वो भी साइकिल पे बैठ के। मैं सामने बैठा था, दीवार पीछे साइकिल चला रहा था, मैं गुटी से पहले पढ़ता था, दीवार वो वापस रिपीट करता था, फिर दीवार रिपीट करता था, मैं रिपीट करता था।
ये दीवार ने बहुत सारी चीजें आपको बताई नहीं, लेकिन हमारा 18 अध्याय पाठांतर साइकिल पे डबल शीट बैठ के हमने किया है, डब्बे डालते हुए। वो एक कठिन समय था, उस समय भी हमने हमारा पाठ अवबोध अनुष्ठान छोड़ा नहीं। सूत्र स्थान के 18 अध्याय हमने साइकिल पे पाठ किए। अब ये कर तो रहे थे, लेकिन समझ में तब नहीं आ रहा था। समझ में कब आने लगा, जब दिवाली आई। एक बीच में ये हो गया था कि एमबीबीएस का उसको चांस आने के बाद मैंने छोड़ दिया था। मेरे घर वाले नाराज थे, घर आने नहीं दे रहे थे, तो दिवाली के टाइम तो शायद घर जाएंगे ऐसा सोच के। तो दिवाली में क्या हुआ, मेरे मदर बीमार हो गई, मेरी माता जी बीमार हो गई। वो काम किया, कुछ खाना पीना हुआ तो उनको अतिसार हो गया। दिन में 22 अतिसार पहले दिन, दूसरे दिन 23, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मेरे चाचा मामा सब डॉक्टर हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए घर में थोड़ी नाराजगी बहुत ज्यादा थी मेरे बारे में। तीसरे दिन भी जुलाब जब नहीं रुका, तो माता जी ने हमारे पिताजी को बोला कम से कम उसको बुला, मैं तो जाने वाली हूँ, शायद उसका चेहरा तो देख लो। तो पिताजी का रात को फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मम्मी बहुत सीरियस है और आप आ जाओ। खाली 1.5 लाइन में बात करके फोन काट दिया। अतिसार, तब अवबोध होना शुरू हो गया। सूत्र स्थान का 15वां अध्याय मैंने पाठ किया था, वचा हरिद्रादिगणो आमातिसार नाशनो। अचानक दिमाग में आ गया। ये होता है पाठांतर का, क्योंकि अतिसार अतिसार 4 बार में दिमाग से चला गया था, जा रहा था वो। जैसे ही पिताजी ने जुलाब हुआ बताया, संस्कृत में अतिसार है, तो पहला सूत्र मेरे दिमाग में रात को 8:30 बजे आया, वचा हरिद्रादिगणो आमातिसार नाशनो। वचा हरिद्रादिगण का श्लोक बोला मैंने। अब घर में क्या हो सकता है, तो उसमें सुनती है और घर में है, हरिद्रा है घर में है, इतने से तो काम नहीं होगा, क्योंकि गण में तो मेजॉरिटी तो होना चाहिए। तब दूसरा सूत्र आया दिमाग में, अम्लपाकर संग्राही गुरुष्णम दधिवात चित्त, जो 5वां अध्याय मैंने पाठ करके रखा था। फोन घुमाया 9 बजे, पिताजी को बोला आप एक काम करिए, 5 चम्मच सौंठ लीजिए, 5 चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच दही डालिए, आधा चम्मच माता जी को दीजिए, जब तक जगिए तब तक देते रहिए, सो गई तो सोने दीजिए, सुबह मैं पहुंच रहा हूं। मैं जब तक पहुंचूंगा तब तक उठ गई तो वापस मिक्सर करके वापस दीजिए। मैं सुबह पहुंचा तो रात भर में 3 जुलाब हुए थे। मैंने कंटिन्यू किया, साथ में थोड़ा यष्टि मधोर और 1-2 चीजें और वचा भी लेके गया। दूसरे दिन दोपहर तक मेरे माता जी को 6 जुलाब हुए। दूसरे दिन शाम तक जुलाब हुए नहीं। तीसरे दिन माता जी को हम हॉस्पिटल से उठा के घर ले आए। तीसरे दिन शाम को अनिल को फोन करके मैंने बोला साष्टांग दंडवत है आपको, आपने हमको पाठ करने बताया, अवबोध खुद होने लगा। तब से लेके आज तक आप सबको पता होगा कि दूसरे वेव में कोविड में बहुत लोगों को जुलाब होता था। मेरे हर एक पेशेंट के कोविड को दही, सूंठ और हल्दी घर में खाने से जुलाब की सिविरिटी विद इन 4 डोज, चौथे डोज में कम हो जाती थी। मेरे को खुद को भी हुआ, मैंने वही किया। आप ऐड कर सकते हो, उसमें पूरा ग्रुप है, वो गण है आपका, जो भी ऐड करना है कर सकते हो, लेकिन लगता नहीं है। आपके सामने कम से कम मैं 3 से 4 हजार पेशेंट खड़ा कर दूंगा जिसने खाली दही, सूंठ, हल्दी मिला के खाया हो, जुलाब रुक गया। ये पाठ था जो अवबोध खुद होने लगा फर्स्ट ईयर में। चलो दिवाली हो गई, वापस आ गए, चल रहा था, पाठांतर चल रहा था। तो हमारे अनिल ने मुझे एक चीज बताई कि, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे। अनिल को वैसे सवाल पूछ के परेशान करने वाला मैं अकेला ही था, क्योंकि दीपक और ऋषिकेश बहुत बार मान लेते थे, मैं मानता नहीं था।
बोला यार एनाटॉमी का ग्रे का इतना बड़ा बुक है, तू तो बोलता है पढ़ो मत। वो 84 है, 1 2 3 4, तुम तो बोलते हो पढ़ो मत। मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार से विद्यार्थी अवस्था में पाठ का उपयोग, संहिता वाचन का उपयोग, निदान में उपयोग, चिकित्सा में, सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये कैसे? तो अनिल बोला मेरे पास एक नोटबुक है, मैं तेरे को दिखाता हूँ। अनिल ने मुझे नोटबुक दिया, हैरान हो गए हम, जो कंपाइलेशन उसने किया था। आमाशय, जिस जो अगर एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है आमाशय का, तो हम लोग 4 लाइन आमाशय का लिखते हैं और आगे पूरा स्टमक का लिख देते हैं। हमारे अनिल के पास आमाशय के लिए 4 पन्ने भर के श्लोक थे। मैं बोला यार मुझे दे। नहीं बोले ये तू ढूंढ, ये जुवेकर सर ने मुझे बताया था, अब तू कर आगे का। अनिल ने मेरे को एक बता दिया, ठीक है अब ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे, लेकिन बोला ढूंढू कैसे? मुझे बोला शास्त्रम बुद्धि प्रकाशार्थम, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना, तेरे बुद्धि से तू ढूंढ। ठीक है। दूसरे दिन सुबह हृदय का एनाटॉमी था, पुंडरीकेण सदृश्यम, एक लाइन बता दी है, हृदय से अधोमुखम। वो चल रहा था। आयुर्वेद में हृदय को कमल की उपमा दी है, टीचर ने बता दिया, टीचर चले गए। मैं बैठा था, अनिल का शब्द याद आया, दर्शन, तुम्हारी बुद्धि से आप दर्शन करो। बोला ठीक है, पुंडरी के ही क्यों? पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आया, कमल ही क्यों, गुलाब क्यों नहीं? ठीक है, चलो कमल देखते हैं। कमल कहाँ मिलेगा? सारसबाग में मिलेगा। चलो शाम को जाते हैं। शाम को गया सारसबाग में, वो जो बाजू में पानी में कमल है गणेश जी के मंदिर के, वहां से तोड़ के एक कमल लेके आ गया। तब पता चला कि एक लाइन में आयुर्वेद ने क्या बताया है। पुंडरी कही क्यों, कमल ही क्यों, क्यों अधोमुख क्यों, ये मेरे सवाल थे। तो मैंने करके देखा, पुंडरी के इसलिए कि कमल एक बहुत रेयर फूलों में है कि जो बंद होता है और खुलता है। दिन में कोई कमल खिलेगा तो रात में बंद होगा, कोई कमल रात में खिलेंगे तो दिन में बंद होगा। बंद होना और खुलना, बंद होना और खुलना, पल्सेशन। अधोमुख क्यों? जब आप कमल लोगे तब आपको पता चल, कमल जब मिटता है और जब आप अधोमुख करते हो उसको, तो आपको पता चलेगा कि बेस बड़ा होता है, इसलिए वो ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। उसका जो एक नाल होता है कमल नाल, वो आर्च ऑफ आर्टा की तरह ऐसे राउंड हो जाता है और हार्ट का अपेक्स नीचे होता है, इसलिए खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना। तीसरा ऑब्जर्वेशन मेरा हुआ कि अगर 4 पंखुड़ियां नहीं होगी तो कमल बंद नहीं होगा। 3 से बंद नहीं होता है, 5 लगती नहीं है, 4 से ही बंद होता है। और वो बंद जो होता है वो ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग में 3 वॉल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मंडल है, राउंड है, और वो खुलते रहते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। कमल के पंखुड़ी के अंदर छोटी छोटी लाइन होती है हेयर की, बंडल ऑफ फीस। कमल के नीचे 2 ही हरे पत्ते चिपके हुए होते हैं, लंग्स। ये सब मैं ढूंढ रहा था। जब मैंने देखा पंखुड़ी एक के ऊपर एक होती है, तो मैं बोला चलो, हृदय में तो संधि बताया, कैसे संधि है देखते हैं। हृदय में मंडल संधि होते हैं, 4 होते हैं, मंडल संधि। मंडल संधि वॉल जैसा, खुलेगा निकलेगा। और फिर ये जब पाठ और दर्शन अवबोध होना शुरू हुआ, इसका उपयोग मुझे निदान में हुआ। आम बात के निदान में हृदय ग्रह पहले बताया हुआ है। हृदय ग्रह का मतलब क्या है? आम कहां जाएगा? ये मंडल संधि में जाएगा। क्या करेगा? ग्रह करेगा, स्टेनोसिस करेगा। तो मुझे पता चल गया कि आयुर्वेद ने बताया है कि रूमेटिक हार्ट डिसीज, RHD का बेस क्या है, तो आम का मंडल संधि में जाना। ठीक है, आगे चल के वो बता दे सकते हो, अगर इन्फेक्शन होता है, ये होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन इन्फेक्ट क्यों होता है, वहां प्लेटफॉर्म कौन देता है इन्फेक्ट होने का? वो आम देता है। ये आगे सेकंड ईयर में पता चला।
लेकिन फर्स्ट ईयर में बैकग्राउंड तैयार हो गया मेरा, ये अवबोध होना शुरू हो गया जब मुझे फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के क्वेश्चन पेपर में सवाल आया आमाशय का। मैंने 12 पन्ना आमाशय लिखा, उसमें स्टमक की खाली 4 लाइन थी और मैं अच्छे गुणों से पास हुआ हूँ एनाटॉमी में, फेल नहीं हुआ हूँ। और ये अनिल की कृपा थी, ये पाठांतर था। जुवेकर सर ने कहीं से वराह संहिता से कहीं से बुक का अग्रमांसम हृदय, बुक जिसका अग्रमांस करता है वो हृदय, हमने वो ढूंढा अनिल के साथ। आज भी मेरे पास आयुर्वेदीय एनाटॉमी की वो नोटबुक अनिल की, उसकी जेरोक्स ढूंढना पड़ेगा, कहीं होगा, लेकिन उसकी जेरोक्स निकाल के रखो, जो मेरे निदान में जो एनाटॉमी का उपयोग है उसका प्लेटफॉर्म है। ये एनाटॉमी हो गया। ऐसे फिजियोलॉजी था, क्योंकि अनिल चुप बैठा नहीं था। फिजियोलॉजी में स्रोतस था, तो अनिल बोला पढ़ो चरक में। अरे कहाँ पढ़े? स्रोतस मान पढ़ो। क्या है स्रोतस का मतलब बताओ? व्याख्या तो पाठ कर ली, स्रोतांशी खलु परिणाम आपद्यमाना नाम धातु नाम अभिमानी बनती अयन अर्थ है। ठीक है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है ढूंढो। क्या कैसे समझेगा? टीका पढ़ो चक्रवर्ती। अरे हम तो फर्स्ट ईयर में है, पढ़ो क्या होता है। तुम्हारे बुद्धि से तुमको जो समझ में आएगा समझ में आएगा। नीचे पढ़ने लगा, चक्रवर्ती ने लिखा है परिणामापद्यमाना नाम का मतलब पूर्व पूर्व रसादि रूपताम परित्यागेन उत्तरोत्तर रक्तादि रूपताम आपद्यमाना नाम। अरे वापस एक बार पढ़ा, ये कुछ तो ऐसा मैंने सोचा था, देखा था, किया है मैंने। पहले वाली रस की अवस्था छोड़ देता है, आगे वाली रक्त की अवस्था आने वाली होती है, अभी तक आई नहीं, बीच में। इसका मतलब परिणाम आपद्यमान का मतलब यह है इन अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट। एकदम ट्यूब में आ गई। अरे हमने तो ये किया है स्कूल में, जब न्यूट्रलाइजेशन डिस्टिल वाटर तैयार कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? हमने पानी उबाला, गैसीय स्टेट अंदर गया, बाजू से ठंडा पानी घुमाया था, बाद में वापस ड्रॉप आया। तो बीच में क्या था? इज इट गैसीय स्टेट? नो। इज इट एक्वियस स्टेट? नो। गैसीय स्टेट हैज बीन लेफ्ट, एक्वियस स्टेट येट टू कम। पूर्व पूर्व रसादि रूपताम परित्यागेन उत्तरोत्तर रक्तादि रूपताम आपद्यमाना। श्रुतस क्या करता है समझ में आ गया। तो श्रुतस में इनपुट क्या है, ट्रांसफार्मर कौन है, बीच में क्या हो रहा है, और आउटपुट क्या है। अनिल ने संहिता पढ़ने को कहा, हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अवबोध हो गया। आज ये निदान में और चिकित्सा में बहुत ही बड़ा रोल ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का है। किस स्रोतस में क्या बन रहा है, क्या वो विकृति बन रही है कि प्रकृति ही रह रही है। ये अनिल का वैसे था, वो स्टिमुलेट करके देता था, पढ़ो कुछ नहीं होगा, करो कुछ नहीं होगा। संहिता वाचन। अब इससे एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में नहीं आ सकता था, और मुझे स्रोतस का समझ में आ गया। फिर एग्जाम आया, जैसे मैंने बताया एनाटॉमी का पाठांतर का उपयोग क्या होता है। फिजियोलॉजी का एग्जाम था, पढ़ा हुआ था, पढ़ने से कैसे मदद होती है वो बताता हूँ। कभी कभी उत्साह में हम लोग पाठांतर के बहुत माहिर हो गए थे तब, तो हमको ऐसे लग रहा था कि हम बहुत होशियार है। मोए ले लेते एग्जामिनर, प्रकृति उनका सब्जेक्ट था, मैंने प्रकृति निकाला। क्या है? वातकपात्मक प्रकृति, कफवातात्मक प्रकृति। ठीक है, इसमें तकलीफ कब होगी? वसंत ऋतु में होगी सर। तो इसने क्या करना चाहिए? श्लोक पाठ था, उत्साह में बोल दिया, स्निग्धाम्ल मधुरांश त्यजेत, वसंत ऋतुचर्या में बताया हुआ है। अरे अच्छा है पाठांतर। अब तू तो बोल रहा है मधुरांश त्यजेत, और उधर तो वाग्बड़ बोलता है आजन्म साथ में कुर्दे धातु नाम प्रबलम बलम, मधुरस तो आजन्म साथ में है, धातु का प्रबल करता है, तो कैसे त्यजित करे?
हो गई मुश्किल। पाठांतर ने मुश्किल में ला दिया मुझे। उत्साह के साथ मैंने बोल दिया। फिर मैं बोला, सर आपने सुना नहीं? गुरु शीत माते स्निग्धम, अति अति मधुर शीत मधुर गुरु मधुर तेजते, लघु मधुर चलेगा। वही श्लोक ने मुझे बचा लिया। मैंने घुमा दिया उसको। ये घुमा सका क्योंकि श्लोक पाठ था। ये घुमा सका क्योंकि किस तरह से यूज करना है ये अवबोध होने लगा था। छुट्टी आई। हमारे ऋषिकेश जी के पिताजी को बुखार आ गया, क्योंकि छुट्टियों में हमको काम दिया था भान से, निदान पाठ करो। निदान का पाठांतर चल रहा था, जैसे दीपक ने भी उस दिन एग्जाम्पल बताया आपको। ज्वर पाठ कर रहे थे हम लोग। ऋषिकेश के पिताजी को ज्वर हो गया, साबूदाना खिचड़ी खाई थी बहुत। हमने बोला चलो, ज्वर तो हम पाठ कर रहे हैं, ज्वर तो आम की वजह से होता है, अग्नि को खींच लेता है, तो हम आम पाचन करते, लंघन देते हैं। उसके पिताजी को लंघन दिया, बुखार कम हो गया। उनका बिलीव नहीं हुआ, ऐसे कभी होता है क्या? ठीक है, साबुदाना खिचड़ी वापस खाओ। वापस खिलाया साबुदाना, वापस ज्वर आ गया, वापस लंघन दिया, वापस कम हो गया। ये अनुष्ठान करना हमने शुरू कर दिया। हमारे दीपक जी की बहन थी, उनके कोई रिलेटिव थे लंदन से। दीपक जी ने उस दिन बताना भूले, क्योंकि तब मैं, मेरे परिवार की नाराजगी के कारण मैं दीपक जी के घर में रहता था, मैत्रेय के माता जी हमको खिलाती पिलाती थी। और अनिल के घर का तो मैं मेहमान ही था। हर दोपहर अनिल के घर में जाके खाना खाता, हर रोज। 4.5 साल मैंने अनिल के घर में खाना खाया। तो अनिल के साथ 3-3.5 साल तो 18 घंटे हम साथ में रहते, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं था, मुझे कोई ये नहीं थी, पैसा नहीं था, तो ये लोग ही थे मेरे, इन्होंने ही मुझे बनाया। तो दीपक जी के बहन का जो रिश्तेदार थे, उनको पूरे शरीर में स्वेलिंग आया हुआ था। लंदन से आए थे, वहां से डायग्नोसिस होता हाइपोप्रोटीनीमिया है, दही खाओ। वो खा रहे थे दही, सूजन तो कम नहीं हो रही थी, सूजन के साथ इचिंग हो गया, कंडो होने लगा। देखो, बोला कुछ तो करना चाहिए। हम दोनों ने दिमाग लड़ाया, क्या करना चाहिए। बोला दीपक काम करते, वो सुनने वाला है नहीं। हाँ ठीक है, काम करते हैं। क्या दही का क्या बताया शास्त्र में, क्या बताया? न चाना मलकम नापी, न, मतलब दही जो लेना है आपको, ना मुद्ग सूपम नाक्षोदरम तन्ना गुप्तोपलम, मुद्ग सूप के साथ लेना है। मुद्ग सूप नहीं है तो नहीं लेना है। हमारे प्रसार ग्रंथों में उसका अपोजिट ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन ये है कि 2 नकार है उसमें। दही आपको मुद्ग सूप के सिवा खाना नहीं है, दही आपको अमलकी के सिवा खाना नहीं है, दही आपको शौद्र के सिवा खाना नहीं है, दही आपको घृत सितोपला के सिवा खाना नहीं है। नो नित्य मंद मन्य था, मंद मतलब वो प्रकार जो है दही के वो। तो दीपक जी को बोले चलो उनके दही में ना आंवला मिला देते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, रात को समझेगा भी नहीं, उसको खिला देते हैं। मिला दिया आंवला, खिला दिया, उसको समझ में नहीं आया ज्यादा, खट्टा खट्टा ही था। सुबह 4 बजे उसको बहुत ही ज्यादा यूरिन होने लगी। जैसे जैसे यूरिन होने लगी, इचिंग कम होने लगा, स्वेलिंग कम होने लगा। लेकिन वो इचिंग के यूरिन की वजह से परेशान के हम पे ऊपर चलने लगा। तुमने कौन सा दही ला के दिया, मेरे को यूटीआई हो गया है, ऐसा है। हम दोनों खुश, हमको अंदर से अंदर गुदगुदी हो रही है, कुछ तो काम कर रहा है। शास्त्र ने जो बताया वो सही है। ऐसे ही दही खाओगे तो दही का दुष्परिणाम होगा, अमल की मिलाओगे तो शायद दुष्परिणाम ना हो। ये चीज मुझे आज काम आती है, क्योंकि जब मैं यूरोप में जाता हूँ, जब भी मैं अमेरिका में जाता हूँ, वहां लोग योगर्ट खाते हैं, ऐसे ही दही एक ब्रेकफास्ट की तरह से खाते हैं। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि आप एक काम करिए, हनी के साथ मिला के खाइए, जो टेस्ट बदलती है वो तो अलग ही है, लेकिन जो बेनिफिट होता है वो खुद आके बताते हैं मुझे।
नहीं, आपने जो बताया ना वो सही है दही खाने का, खाली दही नहीं खाना चाहिए, उसके साथ हनी मिला के खाते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के छुट्टियों में हमने किया था। मूंग की सूप के साथ आप दही मिला के खाओ, बहुत ही फैंटास्टिक लगता है, एक बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है उसकी, और उसका आरोग्य बेनिफिट भी होता है। और ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम कर जाती है, इतनी छोटी चीजें आप बिलीव नहीं करोगे। 2016 में मुझे जिनीवा में बुलाया था WHO के सेकंड हेड ने डिस्कशन करने के लिए। शुक्रवार को मैं पेरिस से जिनीवा गया और मीटिंग था शुक्रवार का। वो जो सेकंड बॉस थी उसका वहां का मीटिंग WHO का एक्सटेंड हो गया। उसने मुझे 4:30 बजे मैसेज भेज दिया, सॉरी मीटिंग कैंसिल, क्योंकि मैं नहीं मिल सकती। मैं थोड़ा निराश हो गया क्योंकि इतना पैसा खर्च करके मैं गया वहां पे, मीटिंग नहीं हो रहा है। मैं उसको एक रिक्वेस्ट भेजा कि मैं कल भी यहाँ हूँ सैटरडे में, तो आप देखिए कल। तो उससे मैसेज, नहीं नहीं नहीं, कल मैं मेरे फैमिली के साथ माउंट ब्लॉ जा रही हूँ। माउंट ब्लॉ मतलब वहाँ एक सफेद पर्वत है जो बहुत पवित्र माना जाता है, वहां जा रही हूँ मैं। ठीक है वहां। तब तक हमारे दोस्त बन चुके थे, हमारे को ऑथर डॉक्टर पियर रुस्की। वो बोले ठीक है, अब क्या है, जिनीवा का लेक एंजॉय करते हैं, चल। रात को 2 बजे वो सेकंड हेड का फोन आया पेरे के फोन पे। पेरे तो बहुत गुस्सा हो गया, रात को ये लोग फोन नहीं लेते। ओ इंडियन डॉक्टर है कि तेरे पास? उसने मेरे पास से फेंक दिया फोन में, तो जाके सो गया। बोला कौन है? बात किया, क्या है मैडम? बोले मेरे लड़की को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है। मैंने हेल्थ सर्विस को फोन किया है, लेकिन वो नीचे है, उनको ऊपर आने में एम्बुलेंस को 40 मिनट लगेंगे। मैं देख नहीं पा रही हूँ मेरी लड़की का सफरिंग, तो क्या कुछ आप बता सकते हो? अब वो है पर्वत के ऊपर, एम्बुलेंस है नीचे, मैं भी हूँ नीचे। वो पूछ रही है तुम कुछ कर सकते हो क्या? चलो मैं तो बोल देता था जाने दो, क्या करना है अपने को, उल्टी करे तो वो कर रही है, नकार देता था। लेकिन मैं बोला नहीं, देखते। मैंने उसको बोला एक काम करो, आपका वो जो हीटर है वो गर्म है क्या? है। ओके, बाहर जाओ, थोड़ा आइस बाजू करो और नीचे जो भी मिट्टी होगी उठाओ, वो हीटर पे रखो, उसको थोड़ा सुखाओ, 2-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद में 1/4 चम्मच मिट्टी तुम्हारी लड़की को दो खाने को। क्या मिट्टी? हाँ दो। 10 मिनट रुको और 1/4 चम्मच दो। 20 मिनट में वॉमिटिंग अगर कम हो गया तो सो जाओ, मुझे फोन मत करो। नहीं कम हुआ तो 20 मुझे फोन मत करो, एम्बुलेंस आ जाएगी, लेके जाएगी। 20 मिनट के बाद वापस फोन आया। मैं भी परेशान हूँ, क्यों फोन किया? नहीं नहीं, तुम्हारा कल फ्लाइट कब है वापस? बोले क्यों? नहीं मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ कल। क्यों मिलना चाहती? मैं ये जानना चाहती हूँ कि खाली मिट्टी खा के मेरी लड़की का वॉमिटिंग कैसे रुक गया? मैं बोला अच्छा, इसलिए अब तुम्हारे पास टाइम है, पहले तो टाइम नहीं था तुम्हारे पास। कैसे रुका दिया होगा? बहुत सीधी बात है। हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, महाभूत, उनके गुणधर्म, वो गति, दोष गति, ये सब पढ़ा था, पाठ किया था। जब सिचुएशन है तब आयुर्वेद काम आता है। आयुर्वेद में बताया हुआ है कि ऊपरी दिशा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मैंने एक बार वापस पूछा था उसको, प्रोजेक्टाइल ये, हाँ, प्रोजेक्शन तभी होता है जब अग्नि वायु संयुक्त होते हैं और उसको मीडियम मिल जाता है। और अग्नि और वायु को ऊर्ध्वगति है, अधोगति में पानी है और पृथ्वी ज्यादा है। पानी का मीडियम काम नहीं आएगा, पृथ्वी देंगे तो काम आ सकता है। अधोगति भी आ जाएगी, प्रोजेक्शन कम हो जाएगा, अग्निवायु का समय हो जाएगा। लेकिन वो जो मिट्टी है वो मुझे पता नहीं है कैसी है, इसलिए रोस्ट किया ताकि शुद्ध हो गई। गैरिक शुद्ध हम वैसे ही करते हैं ना, कि नहीं करते? ये शास्त्र है, ये अवबोध है, ये टीका वचन है, महाभूतिक गुणधर्म का उपयोग किया और उसी वजह से मुझे डायबिटीज का प्रोजेक्ट मिला।
और मैं यही करता हूँ, छोटी छोटी चीजें करता हूँ। मुझे कोई मेरे क्लिनिक में आज भी 27 ही दवाइयाँ है, मुझे ज्यादा दवाई लगती नहीं। तो आगे सेकंड ईयर में गए। अब सेकंड ईयर में निदान का पाठांतर शुरू था। सबसे बड़ी चीज जो मुझे स्ट्राइक हुई सेकंड ईयर में वो ये कि प्रमेह के 20 प्रकार बताए हैं, वो भी मूत्र परीक्षण पर है, और उसमें से 10 तो साध्य बताए हैं, जबकि पूरी दुनिया बोलती है डायबिटीज इनक्यूरेबल है। और यहां 4 तो बता रहे हैं कि कफज प्रमेह साध्य हो सकते हैं। कैसे, क्या रिलेवेंस है ये मूत्र परीक्षा का? क्या हम कर सकते हैं? क्या मिलता है वैसे? नाना प्रश्न। तो अब करना तो पड़ेगा। ठीक है, ये जो सुश्रुत ने बताया है योग्याकारयेत, विद्यार्थी जो है एक पूरा अध्याय लिखा है उसमें, विद्यार्थी ने क्या क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको प्रात्यक्षिक करना है। तो मैंने फिर हमारा दिमाग चलाया, फिर जो बताया उसमें उस तरह से मूत्र लिया, देखना शुरू किया। फिर इक्षु में है तो इक्षु रस लाया, अलग अलग जो प्रकार है उस प्रकार की तरह से बनाना शुरू किया। और फिर मुझे पता चला कि इट इज रिलेवेंट, आज भी मिलते हैं, अच्छी तरह से मिलते हैं। और उस प्रकार से अगर उस प्रकार का काढ़ा दिया आपने या दवाई दी तो उसका पेशेंट पे उपयोग बहुत ज्यादा होता है, अच्छी तरह से होता है। ऐसे कुछ चीजें मुझे ये होती थी। निदान तो करता था, क्योंकि निदान में क्या होता है, हम लोग बोर हो जाते हैं। वही वात पित्त वातज पित्तज कफज प्रकार होते हैं, वही वर्णन होता है, लेकिन उसमें ढूंढना क्या है। तो हम मेरे सेकंड ईयर में यही करता था कि ठीक है, जो कॉमन है वो बाजू करो, जो अनकॉमन है बताओ, अनकॉमन क्या है वो ढूंढता था मैं। वाटज में सब जगह यही बताया, लेकिन ये अलग है, ओके बाजू रखो, डिफरेंशिएशन। और उसमें से नई नई चीज समझती थी, जैसे कि आमवाद के निदान में बहुमूत्रता लक्षण है, हम लोग देखते ही नहीं हो, बहुमूत्रता कोई पूछता नहीं है, पूछना चाहिए। जैसे मैंने बताया वृश्चिक दंशवत वेदना, सब लोग संचारी वेदना भागते रहते हैं। अरे वृश्चिक दंशवत वेदना, वृश्चिक कभी काटा हो तो पता चलेगा ना। मुझे काटा है, जिसको काटा है उसने पूछना चाहिए वृश्चिक दंशवत वेदना मतलब होता क्या है। जब हम ये हमारी परिभाषा नहीं समझेंगे और खाली परीक्षा के लिए पाठांतर करेंगे तो उतना ही काम, उतना ही आपको उपयोग देगा, आगे उपयोग देगा नहीं। तो यही ढूंढता था मैं। जैसे कि हृदय विकार की अत्ययिक अवस्था, क्योंकि मुझे खुद को हृदय विकार है, इसलिए उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मेरा एक डिप्लोमा पंचकर्म का होने के बाद मैंने एमडी किया वापस। तो हृदय विकार का बहुत अच्छा वर्णन सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में किया, हृदशूल नाम से। कफ पित्ता और उद्धस्तु मारुद और रसमूर्छिता, इतना सुंदर वर्णन है, क्लियर कट लिखा हुआ है। कफ पित्त का अवरोध होता है और वो अवरोध होने मारुद का अवरोध होता है और मारुद रसमूर्छित हो जाता है। अगर रसमूर्छित होना है तो उसको रस प्रणाली में तो जाना पड़ेगा। अगर रस प्रणाली में जाना है तो हृदय तो आ ही गया, रसवाहिन्य से धमन्य आ ही गई। तो उसमें जो लिखा है उसमें एक चीज लिखी, उच्छ्वासावरोध कंपन। उसमें हम लोग खाली ब्रेथलेसनेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऐसा नहीं है, डिफिकल्टी इन एक्सपीरेशन, एंड दैट्स द प्राइम डिफरेंशियल सिम्टम ऑफ एनी कार्डियक इमरजेंसी। क्योंकि मैंने बहुत इमरजेंसी ट्रीट किया है,
45 के ऊपर हार्ट अटैक के पेशेंट ट्रीट किए मैंने अब तक, इसलिए मुझे पता है। डिफिकल्टी इन एक्सपिरेशन होता है, नॉट जस्ट ब्रेथलेसनेस, और ये सुश्रुत ने बताया है। तो ये निदान में पाठांतर करते करते ये डिफरेंशिएशन करना मैंने चालू किया। ये अनिल का करना, ये अवबोध करना है, उसमें भी संहिता वाचन, जैसी बहुद्रवश्लेष्मा प्रमेय का है, बहु अबद्ध मेदम अंशत्वम, ऐसे लिखा है, बहु अबद्ध मेदम अंशत्वम। इसका मतलब क्या है? बहुद्रवश्लेष्मा का मतलब क्या है? अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम प्रमेय ठीक नहीं कर पाएंगे, हम भी एलोपैथी जैसे ही हो जाएंगे। शुगर देखेंगे, दवाई देते रहेंगे। अभी ये जनपद ध्वंस जो हुआ है अभी का कोविड, क्या हमने कभी वायरस छोड़ के दूसरी एंगल से देखा है इसको? नहीं देखा। जनपद ध्वंस का चरक ने वर्णन करते समय असाधारण साधारण हेतु बताया, असाधारण व्यक्ति निगडित होता है, और साधारण जो होते हैं वो जनपद को अफेक्ट करते हैं। उसमें 4 मुख्य बताए, वो संदर्भ थे, वो संदर्भ में थे, हमको आज के संदर्भ में लेना है। उसमें वायु है, काल है, देश और जल है। जब आप देखते जाओगे वायु कैसे दूषित होगा, उसका वर्णन है। काल दूषित होने से क्या हो सकता है, उसमें वनस्पति प्राणी सब पे परिणाम है। जल दूषित और पृथ्वी दूषित। अब इसका कारण बताते समय चरक ने बताया है कि अधर्म, अब धर्म बोलने के बाद लोग छोड़ देते हैं, अरे धर्म में कुछ भी बोल रहे। हम आयुर्वेद वाले हैं, हमको धर्म की व्याख्या समझनी चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्ष जब अष्टांग में बताया तो उसमें टीका में लिखा है धारयति इति धर्मा, जो समाज को अपने नियम से धारण करता है उसे धर्म बोलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और ऑफ हेल्दी सोसाइटी इज धर्म। तो जब धर्म का मतलब ही यही है कि हमकी वैयक्तिक स्वच्छता, धर्म का मतलब है कि हमको दिनचर्या पालन करना चाहिए, जो हम कर नहीं रहे, जो हमको अब कोविड में सुनाने के बाद हमको पता चला है रोज हाथ धोना चाहिए, जो आयुर्वेद ने बताया था वो तो हम कर नहीं रहे थे, अब बताया है, अब कोविड का रिंग टोन सुन रहे तो हमको पता चल रहा है कि नहीं हाथ धोना चाहिए, बाहर आने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, जो पहला था अपने संस्कृति में। तो उसमें धर्म के साथ ऋतु वैपरीत्यम जो हुआ है अभी, आज भी ठंडी है पुणे में, ये पूरे कोविड में अगर आप देखोगे तो ऋतु वैपरीत्य है। और ऋतु वैपरीत्य एक बहुत रीजन था, बीच में जो म्यूकर माइक्रोसिस ज्यादा हुआ था। हम एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, क्या हम उसका मतलब आयुर्वेद में नहीं निकालेंगे? इससे क्या हो सकता है? और अगर हम मतलब निकालें तो फिर वो चरक बताता है, वो दिखेगा वहां पे जनपद ध्वंस में कि वायु दूषित होने के बाद क्या हो सकता है। सुश्रुत ने कुष्ठ रोग में बता दिया, संसर्ग कैसे होता, औपसर्गिक रोग कैसे होते हैं। शेयसय्या आसन भोजनात, गात्र संस्पर्शात, उसमें भी बताया है वनस्पति का संसर्ग होता है, प्राणी का संसर्ग हो सकता है संस्पर्श में। और फिर वहां जो बताया गया है उसमें ज्वर है, वहां में उसमें आंखों की तकलीफ है, वहां में उसमें दुष्ट प्रतीक्षा है, श्वास की तकलीफ है। आगे जाके ज्वर के जो प्रकार है उसमें आगंतुक ज्वर में भी ये चीजें आती है। तो अगर हमको संहिता वाचन करके ये जब चीजें ज्यादा क्लियर होती है, मुझे वही क्लियर ज्यादा हुआ, इसलिए ये जो आज भी रोज कम से कम 40 करोड़ के पेशेंट है आज भी, और वो आते हैं विश्वास से कि हमको कहीं नहीं जाना है,
हम लोग पढ़ते हैं, द्विविधोक्तम बताया, लंघन ब्रूहन। लंघन का बड़ा वर्णन मैत्रेय ने भी किया था शुरू में। कितने कोड के क्वेश्चन में हमने लंघन यूज किया? मैंने तो पूरे के पूरे किया। लंघन जो करता है, अगर हम लंघन ब्रूहन पढ़ेंगे दोनों में, अष्टांग हृदय खाली निच्चरक में, और उसी नीचे संहिता वाचन, तीसरा वाचन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि लंघन कितना बृहत है। लंघन छोटा नहीं है, लंघन बृहत है। और लंघन का मतलब ऐसा नहीं होता है फास्टिंग। लंघन का मतलब लघुत्व और दीपन, ये दो चीजें होगी तो ही लंघन होगा, नहीं तो लंघन नहीं होगा। अग्नि को समर्थन मिलना चाहिए, और अग्नि एक ही चीज है तुम्हारे शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से कि जो सब बैरियर्स को सपोर्ट करती है। जो विषय अलग है, जो मेरा अलग विषय, उसमें बताऊंगा जनपद ध्वंस और आयुर्वेद निदान पद्धति। लेकिन संहिता वाचन का उपयोग, जनपद ध्वंस का उपयोग, प्रमेय निदान हो, ज्वर निदान हो, प्रतिशय, दुष्ट प्रतिशय का निदान अगर आप पढ़ लोगे तो आपको म्यूकर माइकोसिस वहां मिल जाएगा। जो म्यूकर माइकोसिस चिल्ला रहे थे लोग, मेरे पास 8 पेशेंट है जिनका मैंने निकाल दिया पूरा, एक की आंख वापस लेके आया। तो निदान में भी अपनी निदान पद्धति, और उसमें स्ट्रेंथ है, और डिफरेंशिएशन भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। जैसे कि श्वास के प्रकार है, उसमें डिफरेंशिएशन जो है, संतमक प्रथमक में डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि श्रीमद दर्शन नेत्रता। अब ये अलग चीज है। एक प्रकार में वो आदमी बहुत ही अच्छा दिखने लगता है, दांत अच्छे दिखने लगते हैं, उसके नेत्र अच्छे दिखने लगते हैं। ये ऐसे क्यों होता है? और ये एक स्पेसिफिक लक्षण है। तो हम हमारा खुद का अष्टविध परीक्षा तो डेवलप कर ही सकते हैं डेफिनेटली, और उस पर निदान कर सकते हैं, और उसके साथ ये जो डिफरेंशिएशन है निदान में, उसका उपयोग होता है। अब आगे चल के चिकित्सा सूत्र परीक्षा के लिए तो पाठ करते हैं हम लोग, लेकिन चिकित्सा सूत्र के साथ जो कुछ योग दिए हुए होते हैं छोटे छोटे, उसका मतलब समझ के, क्योंकि क्या देखिए, आप जिस सिचुएशन में रहेंगे वहां आपको दवाई सब मिलेगी ऐसा नहीं है। मान लो आप अंटार्कटिका में है, वहां तो खाली आपको बर्फ मिलेगा, क्या आप बर्फ को यूज कर सकते हैं? दवाई कर सकते हैं, कुछ चीजों में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हो तो फिर जगत्तेव मानवौषधम का मतलब है, फिर दर्शनम बुद्धिरात्मन का मतलब है। और ये करना है तो हमको खाली कल्प और बड़े बड़े योग, बड़े बड़े काढ़े ये करके नहीं चलेगा। हमको छोटी छोटी चीजें भी समझनी चाहिए। और चिकित्सा सूत्र में वो सूत्र रूपित दिया हुआ होता है, जैसे कि ज्वर और आमवात के चिकित्सा सूत्र लगभग सिमिलर है, लेकिन एक ही फर्क कर दिया है, यवागु तिक्तको रसः। तो हम कभी सोचते ही नहीं है ऐसा क्यों किया, उधर क्यों नहीं बताया और इधर क्यों बताया, तिक्त रस का प्रयोजन क्या है? तिक्त रस का प्रयोजन समझने के लिए तिक्त रस का महाभौतिक कंपोजिशन क्या है, फिर आकाश और वायु, आकाश वायु, यवागु और आमपचन, इसका संबंध क्या है? अगर ये हमको समझ में आ गया तो फिर हमको कोई हर बार कुटकी या गिलोय ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाजू में मेथी होगी या करेला होगा, कुछ नहीं तो हल्दी होगी, उसका उपयोग होता है। मैंने बहुत बार
जैसे कि एक कॉमन चीज होती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से लेके किडनी के बड़े बड़े विकार तक। मेरे 90% पेशेंट जिसको सीधी सादी मूत्र व्याधि से लेके गंभीर मूत्र व्याधि तक, जैसे कि डायलिसिस पे है, उन सबको मैं धान्यक जीरक क्वाथ देता हूँ पीने के लिए। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2001 में मैं लंदन पहली बार गया था। इंडियन हाई कमीशन में एक ट्रांसलेटर थे बहुत बड़े, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे हिंदी के लिए। वो डायलिसिस पे थे और उनको 800 ml पानी पीने की ही परमिशन थी, और 4 दिन से वो आए नहीं थे, इसलिए मेरी मिनिस्ट्री के साथ बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनको 4 दिन से एक ड्रॉप भी यूरिन नहीं हुआ था। अब हमने पूछा उनके डॉक्टर को, ऐसे तो वो दवाई ववाई कुछ नहीं दे सकते। बोला ठीक है सर, आप 800 ml पानी दे रहे हो तो मैं क्या पानी दे सकता हूँ उनको? किसका पानी दोगे? बोला कुछ नहीं, ऐसे कोरिएंडर और क्यूमिन का। खाने दोगे क्या? नहीं खाना नहीं, खाली उबाल के पानी देंगे। हाँ ठीक है, फिर वो 800 ml के ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं 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 सर, 200 ml देंगे। ठीक है, धनिया जीरा का क्वाथ करके उसको दे दिया मैंने। जायसवाल जी नाम था उनका। मैं बोला जायसवाल जी ये 200 ml है, आप 50 से 50 ml हर 1-2 घंटे के बाद लीजिए। और हाँ, उसको ड्रॉप तो यूरिन का नहीं होता, उसी वजह से उसको सीवियर लेग और बैक एक होने लगा था, वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो जायसवाल जी ने जब चौथा कप पिया, 1-1.5 घंटे के बाद मुझे फोन किया, अरे डॉक्टर साहब और बना के पी लूं क्या? मतलब क्यों, क्या हो गया? नहीं, चौथा कप पीने के बाद 4-5 ड्रॉप यूरिन आई है, मुझे लगता है आ जाएगी। पी लो, तुम्हारा डॉक्टर परमिशन देता है तो, लेकिन 800 ml के आगे नहीं जाना। ठीक है, पी लिए, यूरिन होने लगे। तीसरे दिन जायसवाल जी ऑफिस में। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि द्रविड़ में पाठांतर किया था मैंने। बस्ती शोधना ये शब्द है, धान्यक में भी है, और जीरक तो गर्भाशय शोधना भी है। हमने किया था पाठांतर, लेकिन उसका मतलब और यूज करना, वहां से मेरा वो जर्नी शुरू हुआ है, वो आज तक है। और बहुत बार मुझे दवाई भी नहीं देनी पड़ती, खाली ये डेंस काढ़े से ही आदमी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत छोटी चीज लगती है। 90% आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही बिलीव नहीं करते इसमें। ऐसे होता है क्या? मॉल तू पी के देख, फिर होता है कि नहीं देख। पीने पर पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा। चंद्रप्रभा, कल पाठ किया, चंद्रप्रभा वचा मुस्ता भूनिम सुखदा। मैं जाके अटक गया नेत्र रोगे दंत रोगे पे। सब लोग चंद्रमा यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक में करते हैं, पाली की या ओवुलेशन के इसमें करते हैं, प्रमेह में करते हैं। मैं जाके अटक गया नेत्र रोग और दंत रोग पे। और चंद्रप्रभा इतना अच्छा कल्प है दंत रोग में कि मेरे पूरे फैमिली, मेरे पूरे पेशेंट में बहुत लोगों की डेंटिस्ट की जरूरत कम हो गई। कुछ नहीं करना है, पेन हो रहा है, चंद्रप्रभा पकड़ लीजिए, वहां पे दांत के बाजू में, दांत के बीच में पकड़ लीजिए, थोड़ा सा बाहर से, दोनों की सेम मात्रा है भैया, धनिया जीरा। तो थोड़ा सा बाहर से तेल लगा लीजिए, गरम कर दीजिए, सेकिए। स्नेहन स्वेदन वेदना में बात है, चाहिए ही। और चंद्रमा पकड़ लीजिए, 80% टूथ कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाता है। वो ग्रंथ ने बताया है, मैंने थोड़ी बताया। दंत रोग के ग्रंथ नहीं बताया। वैसे ही नेत्र रोग में भी यूज करता हूँ। वहां जाके अटक गया था मैं चंद्रमा पे। आरोग्यवर्धिनी, मदोपाचन निश्चय। मैं तो लीवर के लिए आरोग्यवर्धिनी यूज नहीं करता, बिल्कुल ही यूज नहीं करता।
मलपाचनी एक बहुत बड़ा काम करती है आरोग्य। मलपाचनी अभी कोविड में मेरे पास कम से कम 3-4 हजार लोग जिनके डी डाइमर 1000, 1500, 11 हजार तक के डी डाइमर थे, और मैंने उनको आरोग्य में कांचना गूगल दिया। 5-7 दिन से लेके 14 दिन में नॉर्मल में आ गए मलपाचनी, आरोग्यवर्धिनी और कांचना। क्योंकि आरोग्यवर्धिनी मलपाचनी है, हम समझ ही नहीं पा रहे। ग्रंथ ने बताया, पाठांतर करते हैं, संहिता वाचन करते हैं, यूज कब करोगे? तो ये हमारा सफर ऐसे था। कल पाठ करना है, लेकिन उसकी विशेषताएं क्या है, वो विशेषताओं को पकड़ो और वो यूज करके देखो। क्योंकि अनुष्ठान नहीं करोगे तो सिद्ध कैसे होगा? ग्रंथ में बता दिया, हमने पाठ कर दिया, ठीक है, आप तो वाक्य प्रमाण मान लिया, लेकिन पुनर्प्रत्यय तो होना चाहिए। मलपाचनी है कि नहीं? दंत रोग में काम करता है कि नहीं? शुंठी रुच्चाम वातग्नि पढ़ते हैं, है क्या आम वातग्नि? शुंठी करती है क्या डायलेक्ट? मैंने यूज किया, करना शुरू किया, और टू माय सरप्राइज मेरे पूरे, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, आप कर सकते हो और आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। कोई भी अगर चेस्ट पेन का कंप्लेन करता है, और इफ इट इज रिलेटेड, इफ यू सस्पेक्ट इट इज रिलेटेड टू ischemic scenario, just tell that person to apply dry ginger powder on the chest and go to the hospital. He will survive without any further more suffering until the hospital. और ये आयुर्वेद में बताया हुआ है। फिर मैंने सर्च किया, बॉटनी में जिंजीवार ऑफिशियल वासोडाइलेटर है, वहां वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए कार्डियक पेशेंट में वो मायोइन जेली लगाते हैं सर्जरी के समय, क्योंकि वासोडाइलेशन मेंटेन होना चाहिए। हमारी शुंठी वही काम कर रही है, उनको बताना है। तो हमारे शास्त्र में जो बताया तो है ही। फिर मैंने शुंठी का प्रयोग अलग अलग इस पे करना शुरू किया। हमारे एक डांसर यहाँ पे पूना में एक बहुत बड़ा स्कूल है डांसिंग का, रोहिणी मैडम का, रोहिणी अत्रे, उनके शिष्य वर्ग, हर साल मैं उनके, वो जो कथक वाले हैं, उनको हर साल मेरा एक व्याख्यान होता है कि आप अपने घुटने कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सब यंग लड़कियां होती है, और दूसरा कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय आपको कैसे रियाज करना है। क्योंकि हमारा काम खाली रोगी को ट्रीट करना नहीं है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण हमारा काम है ज्यादा। तो उनके बहुत बड़े टीचर थे, वो दिल्ली गए थे, उनका दलाई लामा और प्राइम मिनिस्टर देन, उनके सामने उनका परफॉर्मेंस था, तो उनका बहुत जोर से रियाज चल रहा था। और ये इसका मैं जो बता रहा हूँ एग्जांपल, वो खुद कलाकार ने जीटी पे उसका इंटरव्यू में भी ये बताया हुआ है। तो रियाज करते करते वो गिर गए घुटने में, और घुटने में स्वेलिंग आ गई और वहां पानी जमा हो गया। उनके होस्ट एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर बोले, मैडम आप छोड़िए, परफॉर्मेंस तो छोड़ दीजिए, आपको या तो पानी निकालना पड़ेगा और 15 दिन आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वाटर अक्यूमुलेशन है। अब वो रोने लगे, तो उनकी बेटी जो मेरी पेशेंट थी, उसको याद आ गया रात को 8:30 बजे की, अरे डॉक्टर साहब को पूछते हैं। मेरे को फोन किया, मैं पुणे में था, मैंने बोला यार मुश्किल है, कल दोपहर को आपको एक बेसिक परफॉर्मेंस देना है, मुश्किल है। नहीं सर कुछ तो करिए, मम्मी बहुत रो रही है। बोल ठीक है, दिल्ली है भाई, तू जा नीचे, क्योंकि दिल्ली में तो मैं बोलता हूँ मिलेगा नहीं। बोला नीचे जा, रोड पर की मिट्टी ले, सूंठ ले, सूंठ मिलती है किराना दुकान में, सूंठ का पाउडर बना, 1/4 पार्ट होना चाहिए, 1 पार्ट मिट्टी, 1/4 पार्ट सूंठ, पानी डाल,
मिक्स कर, लेप लगा गरम गरम, सूखने के बाद पहुंच दे वापस। अगर सोती नहीं है, पेन होता है तो वापस लेप लगा, सुबह भी एक बार लेप लगा, और फिर 10-11 बजे मुझे फोन कर, फिर मैं तेरे को थोड़ा सा अभ्यंग करने के लिए बोलूंगा। उसने वैसे किया, 11 बजे फोन किया, मुझे बताया आधा से ज्यादा स्वेलिंग कम हो गया। ड्राई जिंजर, ड्राई सूंठ पाउडर, मिट्टी और पानी मिला के लेप लगाना है। फिर अभ्यंग करवाया, 3:30 बजे उसने परफॉर्मेंस किया, पूरा पानी निकल गया था, पेन थोड़ा सा हो रहा था। दूसरे दिन उसका 3 घंटे का परफॉर्मेंस दलाई लामा और प्राइम मिनिस्टर के सामने हुआ, और वो बहुत ही गदगद हुई। और उसके बाद से आज तक 5 साल हम उनके स्कूल में लेक्चर देते। अब शुंठी रुचामो आत्मग्नि है, ये तो हो गया, लेकिन शुंठी पैदा कैसे होती है, अदरक और शुंठी में भेद क्या है, उसका पानी चला जाता तो क्या बदल होता है, ये दोनों के श्लोक जब हम पढ़ते तो पता चलता है। अरे अदरक ऐसी है, शुंठी ऐसी है, अदरक ऐसी है, शुंठी ऐसी है, तो शुंठी ग्राही है, शुंठी पानी छोड़ के बनी है, तो पानी ले लेगी। मिट्टी का काम क्या होता है, मिट्टी का काम वही होता है, पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है और मड़ बनाती है। चलो हमने इतना ही सोचा, बता दिया, होगा होगा, हो गया। अब वो खुद ही डॉक्टर बन गए, ऐसे कुछ इंजूर हो जाती तो वो वही कर देती है, वो खुद ही सूंठी का लेप लगाने को बोल देती है, तेल लगाने के लिए बोल देती है। और बहुत सारी लड़कियां उसकी उसमें ठीक हो नहीं होती तो फिर मुझे फोन करते हैं। तो ये द्रव्य गुण का पाठांतर, शुंठी का वर्साटाइल उपयोग, ये विजन हमको कोलटकर सर ने दिया। हम कोलटकर सर के पास गए थे क्लिनिक में, क्योंकि वो आयुर्वेदिक की निर्मित के समय ये था। तो क्लिनिक में गए, सब लोग विद्यार्थी बैठते थे, मैं भी था, देख रहे थे। फिर सर रात को 11 साढ़े 11 बजे क्लिनिक खत्म होने के बाद उनके वहां वो एक स्विंग था, जिसको मराठी में हम झोपड़ा बोलते हैं, उस पे बैठते थे और थोड़ा सा बहुत बताते थे विद्यार्थियों को। उस दिन लेट हो गया था, इसलिए सर बैठे, बोले आज कुछ ये नहीं है, फिर भी बोले आज कुछ खास तुमको लगा क्या। अनिल भी था वहां पे, बावड़ेकर थे, बहुत लोग थे। तो जी जिसने इसने उसको कुछ क्या बोलना बोला, सबको सब हाँ ठीक है जाओ तुम, फिर जाओ तुम। मैं रुका था, मेरे को पूछे क्यों रुके हो, बोले मेरे को थोड़ा अलग लगा है सर। क्या अलग लगा है, बोला सर आपने 8 लास्ट पेशेंट जो थे अलग अलग टाइप के, उसमें एक ही द्रव्य का यूज किया है। सर बोले तुझे कैसे पता चला, मुझे पता है सर, आपने एक ही द्रव्य का यूज किया, 8 कंडीशन है अलग अलग, और एक ही द्रव्य का यूज किया। और सबसे शॉकिंग मुझे ऐसा है कि रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट है, वो द्रव्य आपने बस्ती में दिया है, बस्ती ने वो बोला उसको, बैठ बोले। फिर 20 मिनट कोलटकर सर ने मुझे बताया इन बिटवीन द लाइन, और वो मेरी जिंदगी के अनिल के बाद के सबसे बड़े पल थे। वहां सर ने मुझे सिखा दिया कि इन बिटवीन द लाइन कैसे पढ़ना है। वो द्रव्य था यष्टि मधु। सर ने मुझे बताया अगर आप चरक की सूत्रसान चौथे अध्याय में जाओगे तो यष्टि मधु और गोक्षीर, ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जो कॉमन बहुत सारे गण में आए हुए हैं। क्यों आए हैं बहुत सारे गण में, तूने कभी सोचा, और नहीं सोचा सर, तो निकाल गण, देख वर्सेटिलिटी, और फिर ऐसा सोच सकता है क्या कि यष्टि मधु अगर मैं सुबह में दूं तो क्या होगा, 9-10 बजे दूं तो क्या होगा, खाने के बाद में दूं तो क्या होगा, खाने के पहले दूं तो क्या होगा, खाने के बीच क्या होगा, ऐसा सोच। चकरा गया। यष्टि के द्रव्यगुण के श्लोक में भाव प्रकाश में तो लिखा हुआ है नेत्र रोग पे है, लेकिन दिमाग में नहीं आया। नेत्र रोग पे तो है, लेकिन बस्ती कैसे सर, ये सोल्यूशन, और डिटैचमेंट है ना। हाँ, डिटैच का मतलब क्या होता है, सेपरेट। सेपरेशन कौन करता है, वात करता है सर। फिर वात की चिकित्सा क्या है सर्वोत्कृष्ट, बस्ती है सर। गोक्षुर, यष्टि मधु एंड गोक्षुर। ऐसे सर ने मेरा वहां पे राउंड अप किया 20 मिनट में, और वो 20 मिनट मेरे जिंदगी के दूसरे पथ दर्शक 20 मिनट। और वही चीज है कि मुझे 27 दवाई में 100 व्याधि ट्रीट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक दवाई
अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हो। ये था अनुष्ठान। पाठ तो मैंने कर दिया था, अवबोध गुरुओं ने बताया, अनिल है, कोलटकर सर है, और अनुष्ठान होने लगा। आज यष्टि मधु, शुंठी, ये मेरे प्यारे द्रव्य है, और छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी चीजों तक मैं उसका यूज करता हूँ। यूनिवर्सल टंग बोल के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो नक्शा बना हुआ होता है अंदर टंग पे, मुझे नहीं यष्टि मधु लगा तो मैं बोलता हूँ। हमने पढ़ते हैं हम, लेकिन ध्यान नहीं देते। शिरात संतानिका इव, त्वचा बनी है जैसे दूध की मलाई। दूध की मलाई का कितनी बार हम त्वचा रोगों में यूज करते हैं। ग्रंथ का मतलब वह है कि आप त्वचा रोग में बेस शिरात संतानिका यूज करो, क्योंकि बनने की प्रक्रिया सिमिलर है। बहुत बार मैं जोक की तरह बताऊं आयुर्वेद कैसे काम करता है बताते रहता हूं। क्यों हम सर को नारियल तेल लगाते हैं? स्टूडेंट को पूछता हूँ, वह अच्छा रहता है। क्या अच्छा रहता है? वेग मत बोलो। सर और नारियल सेम है। नारियल को बाल होते हैं, मेरे को बाल है। नारियल को अंदर स्कल होता है, मेरे को स्कल है। नारियल के अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है, मेरे भी अंदर ब्रेन है। नारियल के अंदर पानी होता है, मेरे अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो अगर मेरे को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम करना है तो मैं नारियल का पानी पीने को दूंगा। मुझे अगर सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट करना, मैं नारियल कच्चा खाने को दूंगा। मुझे अगर बाल और हरी हार्ड बनाना है तो मैं तेल यूज करूंगा। खाली नारियल तेल अच्छा है बोलने से काम नहीं होता। क्यों अच्छा है ये ग्रंथ बताता है। ये इन बिटवीन द लाइन संहिता वाचन के बाद समझ में आता है कि अरे इनको ये बोलना था। और जितना आप पढ़ोगे ज्यादा, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। अरे इन्होंने ये बताया, अरे इन्होंने, इनका मतलब ये था। और ये पूरी चीजें मुझे मेरे लाइफ में चैलेंज लेने पर बहुत काम है। मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आई एम नोन फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, प्रीटी मच नोन फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। कोविड में पहला पेशेंट मेरा था, मतलब पेशेंट तो बहुत थे, लेकिन पहला इमरजेंसी पेशेंट था जिसने फुडारी में और इसमें पब्लिश भी किया उसका एक्सपीरियंस। पूना में थे, 69 ईयर ओल्ड, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा था, कोविड पॉजिटिव, हाइपरटेंसिव, डायबिटीज, डी डायमर 800 के ऊपर था, सी रिएक्टिव प्रोटीन 54 था, फेरिटिन बढ़ा हुआ था, HRCT स्कोर 12 था, 12 नहीं 14 था, ब्रेथलेसनेस हो रहा था, ऑक्सीजन कम हो रहा था, बेड नहीं मिल रहा था। मुझे फोन किया। क्या किया होगा मैंने? सिंपल चीज बताएंगे, आप एक काम करिए, मैं आपके लिए बेड ढूंढता हूँ, तब तक के लिए आप एक काम करिए, घर में सौंठ होगी, वो सौंठ पानी में मिला के छाती पे लगा दीजिए, और कपूर होगा तो कपूर सूंघते रहिए, बड़ा दीर्घ श्वास लेते रहिए, कपूर सूंघते रहिए, लंघन करिए, कुछ भी मत खाइए, खाली दाल का पानी अदरक लहसुन डाल के पीजिए या जो भी है, और तुलसी का जूस लेते रहिए, तुलसी अदरक का जूस लीजिए जो भी घर में है, और थोड़ा समय दीजिए। फिर कुछ मैनेज करके कहीं हो रहा है, इधर पूछो उधर पूछो, ऐसा मत। उनके लेडी को फोन किया मैंने 11:30 बजे रात को, उनका 10 बजे फोन आया था कि यहाँ पॉसिबिलिटी है तो आप थोड़ा सा मैं कंफर्म करता हूँ। वो रिलेटिव बोले 11:30, सोनी नाम है उनका, वो प्रोफेसर है बड़े कॉलेज में यहाँ पे सूर्यरत्ना इंस्टीट्यूट में, उनके बच्चे का नाम। वो बोले सर जरूरत नहीं है। बोले क्यों जरूरत क्यों नहीं है? बोला ऑक्सीजन 92 हो गया 81 का। हाँ कैसे हो गया? नहीं सूट लगा दिया, ये लगा दिया। अब आपके क्लिनिक में आता हूँ, कुछ दवाई होगा तो दे दीजिए, हम नहीं एडमिट करेंगे। उसी पूरी फैमिली 3 दिन में पॉजिटिव, उसकी बच्ची पॉजिटिव थी 12 साल की, उसका भी ऐसे था, तीसरे दिन उसका सब खत्म हो गया। दे ऑल बिकम नेगेटिव विद इन 7 days, और उनके पूरे पैरामीटर्स नॉर्मल आ गए। उनके भाई जिनको भी हमने बताया था वो भी पॉजिटिव, वो सुने नहीं, तो उनको प्लाज्मा देके भी वो गंभीर हो गए, फिर वापस मेरे पास आना पड़ा।
अब इसमें हमने किया क्या? हमने खाली जैसे दीपक बता रहे थे कल परसों, अभ्रक व्योम, कर्पूर भी वही है। हमको खाली समझना है। कर्पूर का गुणधर्म हम पढ़ेंगे और समझ के लेंगे तो पता चले कर्पूर। और मेरे दिमाग में था ना, ये तो यूज भी करता था, और आप ट्रेडिशनली भी देख लीजिए ना, जो भी वैष्णो देवी इधर जाते हैं ना, वो अमृत धारा लेके जाते, कपूर का लेके जाते। क्यों लेके जाते हैं? वहाँ ऑक्सीजन कम होता है, कपूर हाथ पे लगाने के बाद ऑक्सीजन मेंटेन होता है। अब जो कॉमन आदमी को ये मालूम है ऑक्सीजन मेंटेन होता है, वो हम तो शास्त्रीय है, हमको पता नहीं होना चाहिए? शास्त्र पढ़ते हैं कुछ नहीं। हमारा शास्त्र पढ़ना मतलब इतना बोझल हो गया हम लोग की जैसे ही दम लगता है तो श्वास का चिंतामणि दो, हे मगर दो, ये दो वो दो, भागने लगते हैं। रात को 11:30 बजे कहां से लाऊंगा मैं? बस वहां मतलब वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो 24/24, 24/25, 25/25 वाले भी पेशेंट HRCT जिनका होप छोड़ दिया, वो पेशेंट, और एक्टिव पेशेंट में जाके वहां काम किया। ये सब में एक ही चीज थी कि शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताई है, हमको कैसे यूज करना है वो हमने सोचना है। हमको पढ़त पंडित होना है कि यूज करना है। मैंने बताया ना आपको, कार्डियक पेशेंट, अरे सीधी सी बात है, हम लोग सीधी चीजें नहीं छूटे। वेगावरोध अष्टांग सूत्र अध्याय 4 हमने पढ़ा हुआ है। कभी सोचा 13 में से 9 वेगावरोध में कार्डियक कॉम्प्लिकेशन बताए हुए हैं। वेगावरोध इज अ रिस्क फैक्टर इन कार्डियक डिसीजेस, ऐसा हम क्यों नहीं बोल सकते? स्मोकिंग है, वैसे वेगावरोध भी है। और आप किसी भी हार्ट अटैक वाले को देख लीजिए, एक 75-80%, 90% हार्ट अटैक का एक ही सिनेरियो होता है। रात को कुछ तो खाया था, गैस बन गई, सुबह 2-2:30 बजे 3 बजे हार्ट अटैक का एपिसोड शुरू हो गया। वेगावरोध, वेगावरोध का मतलब तुम जबरदस्ती करो ऐसा नहीं है, खुद में खुद अवरोध हो गया, अवरोध ही है ना। तो हम वेगावरोध की तरफ ध्यान देंगे कि नहीं? मेरे एमडी में एक्यूट, जब मैंने इस्किमिक हार्ट डिसीज लिया था तब यही ध्यान दिया था। 39 पेशेंट आई हैव ट्रीटेड विद आयुर्वेद इन आईसीयू फॉर एमडी, वो छोड़ के और 45 है, वो बात अलग है। फिर अगर वेगावरोध हो रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? हींग जीप पे घसने को बोल दीजिए, नाभि को लगाने के लिए बोल दीजिए और हॉस्पिटल को भेज दीजिए, जैसे मैंने शुंठी लगाने के लिए भेजा। अगर ये सिनेरियो है तो किया है मैंने बहुत पेशेंट में, क्योंकि हींग हृदय है, अनुलोमन है, वात को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में लाता है और तीक्ष्ण है, अवरोध कम करता है। दूसरी बात, जो अवृत तत्व बताया है वात व्याधि में, वहां प्राणावृत्त उदान हो, समानावृत्त प्राण हो, ये 3 आवृत तत्व में हृदय के लक्षण बताए हुए हैं। आमाशयगत वात में बताए हुए हैं हृदय के लक्षण। और षडधरणम देयम ने षडधरण चून देने को कहा है। पूरे आम जनित आमाशयगत वात जनित जो हृदय विकार होते हैं, षडधरण चून में देता हूं, बहुत ही अच्छा परिणाम होता है हृदय विकार में। ये इमरजेंसी कुछ नहीं होता है। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, दक्ष अगर आप होंगे और आपने शास्त्रार्थ तीर्थ कर लिया होगा तो इमरजेंसी किस झाड़ की मूली है? तो आप ही इमरजेंसी हो ना, इमरजेंसी है तो आप भी इमरजेंसी हो, आप भी तैयार हो, खड़े हो। किसी को हार्ट अटैक तो मैं पहले भागता हूँ, हाँ चल मैं करता हूँ, मैं खुद नहीं भागता हूँ, पेशेंट की तरफ भागता हूँ मैं।
मैं हूं ना, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारी इमरजेंसियां हैंडल की है, जो आज का विषय नहीं है, मेरा समय भी थोड़ा समाप्त होने को है। तो पाठांतर का मतलब है आप गाने की तरह गुनगुनाते रहिए, वर्ड आपके दिमाग में जाने दो, पुनर्अभ्यासन होगा उसका, वो शब्द दिमाग में रहेंगे, और जैसे दीपक जी ने बताया, जैसे वो शब्द आते हैं वैसे पेशेंट भी आने लग जाते हैं। जब सामने सिचुएशन आती है तो उसका अवबोध खुद ब खुद होना चालू होगा, यह आयुर्वेद की विशेषता है। उसका आप अगर और मनन करोगे तो अवबोध ज्यादा अच्छा होगा, और फिर उसका अनुष्ठान करिए, यूज करिए। हाँ, मेरे ख्याल से मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मेरे पास और बहुत है, लेकिन थोड़ा समय की, आयुर्वेदीय ऑर्गेनाइजर की तरफ से भी समय की सीमा मुझे रखनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हम लोग 5-10 मिनट में जो भी है कर लेते हैं। सर फिलहाल तो कोई सवाल नहीं। हाँ सर, एक सवाल है कि यष्टि मधु और कौन सा द्रव्य था जो चरक सूत्र स्थान चौथे अध्याय में काफी बार रिपीट हुआ था, वो पूछ रहे हैं। यष्टि मधु और गोक्षुर था मेरे ख्याल से। यष्टि मधु और गोक्षुर था, 18 और 22 गणों में आया हुआ है। सर एक सवाल है कि लिगामेंटल टेयर के बारे में कैसे सोचना चाहिए। ये बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत है पेशेंट अभी। लिगामेंट हमको वापस वही है कि शास्त्र परिभाषा में जाना चाहिए। हमारे शास्त्र के हिसाब से लिगामेंट जो है वो माउस के जो 3 चीजें बताई हुए, स्नायु है, पेशी है, उसका भाग है। और अगर वो माउस का भाग है और उसमें टियर हुआ है, तो जब भी कोई टियर होता है तो हमको उसको हीलिंग करना है। अगर हीलिंग करना है तो सबसे आसान और सबसे अच्छा द्रव्य है घी। अगर हम उसको घृतपान देते हैं तो टेयर जो है वो भरना शुरू हो जाता है। अब हमको उसको डायरेक्ट करना है तो हम मांसल द्रव्य के युक्त घृतपान कराएं। कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको हम मांस सूप, मांस रस का पान कराएं। ये करते समय वो लिगामेंट को, ये तो जरूरी है क्योंकि टियर जो हुआ है, टियर का मतलब विभाग, विभाग का कारण है वात, तो वात को नियंत्रण में रखना है, इसलिए हलचल नियंत्रण में रखना है। वात को नियंत्रण में रखना है इसलिए एक्सटर्नल कुछ तेल वगैरह वो लगाइए, आप जानू बस्ती कर, जो भी जहां टियर है वहां करिए जो भी आपको करना है, या खाली तेल एक कपास में पीछू बना के रख दीजिए और वही पोजीशन में उनको बांध के रखिए और अंदर से घृतपान कराइए। उसके साथ आप जो मैंने बताया माउसल सपोर्ट, जब आपको अश्वगंधा लगता है, अश्वगंधा, मैं तो अश्वगंधा घृत यूज कर देता हूँ, रेडीमेड बाजार में मिलता है। चलो अश्वगंधा घृत सुबह 1 चम्मच खाली पेट पी लीजिए, रात को सोते समय 1 चम्मच खाली पेट पी लीजिए, तेल लगाइए, बांध के रखिए, पेट साफ रखिए। और कोई अगर बहुत पीछे लगता है तो हाँ, कौन सा तो भी गूगल प्रिस्क्राइब करके दे देता हूँ, जो मेरी इच्छा नहीं होती है, लेकिन अब कभी कभी पेशेंट को, पहले मैं देता नहीं था लेकिन फिर मेरा ही नुकसान हो लगा, पेशेंट छोड़ के जाने लगे, ये दवाई नहीं देता है मुझे, इसलिए दीजिए। लगभग इसको हील होने में 22 दिन से 40 दिन तक लग सकता है, डिपेंड अपॉन इंजरी। लेकिन 3rd वीक में उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट में जो दिक्कतें होती है वो सब कम हो जाती है। हाँ, लेकिन एमआरआई पे वो आपको 3-4 महीने से पहले आएगा नहीं, क्योंकि रेडियोलॉजिकल चेंजेस आर नॉन विजिबल अप टू 6 मंथ। तो आप अगर एमआरआई क्राइटेरिया रखते हो तो फिर छोड़ दो, कुछ मत करो, उनको सर्जरी करने दो। अगर आप आयुर्वेद पद्धति से क्राइटेरिया रखते हो तो ये हो जाएगा। गुल्म, थैंक यू सर। मैडम उसके लिए अलग से व्याख्यान लूंगा मैं, गुल्म के लिए, क्योंकि मैं आयुर्वेद निदान पद्धति पे व्याख्यान लेना चाहता हूँ। तो प्लीज अभी नहीं बताने के लिए मैं तो उड़ा दूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। गुल्म एक अलग विषय है, गुल्म के साथ और 2 चीजें मुझे कंबाइन करनी पड़ेगी, थोड़ा माफ कीजिए, अभी नहीं बता पाऊंगा। सर एक सवाल है, पित्ताश्मरी के बारे में कैसे विचार करें। पित्ताश्मरी के बारे में कैसे विचार करें? अभी देखो उसमें 2 चीजें हैं,
हम अगर पित्ताश्मरी मानते हैं तो अश्मरी चिकित्सा में सबसे आसान 2 द्रव्य है जिसमें जो खाने के भी हो सकते हैं। एक है कुलत्थ और दूसरा है यवक्षार। आप यवक्षार और कुलत्थ यूज कर लीजिए। अगर आप उसको पित्त को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं तो पित्तघ्न द्रव्य को अनुपान या व्हीकल की तरह यूज कर लीजिए। पत्तिकर ले लीजिए या सूचेकर कामदूदा ले लीजिए, उसमें यवक्षार डाल दीजिए, पेशेंट को दे दीजिए और खाने में थोड़ा कुलत्थ का प्रयोग करिए और पित्त ज्यादा बढ़ाने वाली चीजें थोड़ा उनको कंट्रोल में करने के लिए बोलिए। पित्ताश्मरी मेरे पास 1.5-2 सेंटीमीटर तक के भी पेशेंट थे जिनको इमीडिएट सर्जरी बोला था। आज भी 4 पेशेंट तो है कम से कम ये 2 महीने में, और वो सर्जरी अवॉइड करने के लिए मेरे पास आए थे और वो पूरी तरह से मतलब 3 महीने में 4 महीने में अल्ट्रासाउंड वाइज भी हो गए। अब समझना हमको क्या है, समझो हम मॉडर्न से विचार करते हैं तो हम गलती कहाँ कर जाते हैं कि गलती एक ही चीज की होती है कि पित्ताश्मरी जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल डोमिनेंट होती है। ये कभी भी याद रखिए, ये कैल्शियम ऑक्सलेट वाली नहीं होती है। तो ये घटना जो अलग है ना, इसलिए मैंने बोला पित्त का हिसाब करते हो तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्टम लघु विश्रम सरम द्रवम। सस्नेह है पित्त, ये भी सोचो। हाँ, खाली पित्त उष्ण होता है तीक्ष्ण होता है ऐसा नहीं है, सस्नेह होता है। और मॉडर्न के हिसाब से भी विचार करो तो कोलेस्ट्रॉल डोमिनेंट होता है, उसमें अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है अंदर, और इसलिए वो फूटता नहीं है, उसका स्लज बनता है, उसका ये से ये बन जाता है उसका। तो पित्ताश्मरी अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो पेशेंट को बिंदास करिए, कुछ जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ ऐसे करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए मत, ऐसे बोल दीजिए कुछ नहीं होता है। जब वो डायलेट करता है, डिस्टेंट करता है, ब्लॉकिंग करता है और पेन करता है तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर एक्सटर्नल भी करना पड़ता है आपको। लेकिन मैंने जैसे बताया इन प्रिंसिपल आप कुलत्थ यवक्षार रख दीजिए, बाकी मीडियम आपको जो चाहिए यूज कर लीजिए। सर एक आखिरी सवाल, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अगर जिनमें नहीं करना है तो उन पेशेंट के अंदर हम कैसे विचार करें? देखिए उसमें अगर वापस यही है, आसान भी और मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि हमको संधि विकार में पहले तो निदान करना चाहिए कि संधिगत वात में स्नायु और शिरा का जो संकोचन होता है उसका हमने विचार किया नहीं होता है। आपको मैं थोड़ा सा शॉक कर दूं कि 90% संधि वेदना ये अस्थि की वजह से होती ही नहीं है। ये मैं एलोपैथी से भी प्रूव कर दूंगा और आयुर्वेद में तो है ही। मांस क्षय में संधि वेदना बताइए, जो हम सोचते भी नहीं है। मज्जाक्षय में संधि वेदना होती है, जो हम सोचते भी नहीं है। अस्थि क्षय में क्या होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, और अस्थि शूल होता है, संधि शूल नहीं होता है, हम सोचते नहीं है। और सिमिलर 80% ऑफ द आर्थरोसिस में लिगामेंट, बर्सा, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल, यही इंफ्लेमेटरी कंडीशन ज्यादा होती है। तो जब हमको पता है कि संधि वेदना अगर स्नायु की वजह से है और स्नायु संकोचन हो चुका है, उसकी वजह से वो भार पड़ रहा है, उसमें से जगह कम हो रही है, माइक बंद करा अभिलाषा। तो क्यों ना हम इसको जगह बनाए उसमें। और जगह बनाने का सीधा साधा तरीका है, आप ऑयल रख दीजिए घुटने पे, जो ऊपर मांडी है, जो क्वाड्रिसेप्स है वहां थोड़ा सा, नीचे पटेला लिगामेंट है वहां थोड़ा सा आप ऑयल रख दीजिए, अभ्यंग करिए और फिर खींचिए पेशेंट को ऊपर और नीचे से, तो जगह बनेगी। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए ओवर पीरियड। और सबसे बड़ी बात, उनको मिनिमम खड़े रहने को बोलना है।
उनको सब चीजें बैठ के करने के लिए बोलिए। देन एंड ओनली देन यू कुड गो टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग द सर्जरी। और सीधा बोलना है पेशेंट को, आपको खड़ा रहना है तो जाके गुड़गा बदल दो, मैं जरूरतमंद नहीं हूं, आप जरूरतमंद हो, आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि घुटने के नीचे पैर 5-6 किलो का, ऊपर 70-80 किलो है, 70-80 किलो का तुम बोझ डाल रहे हो, जगह कम हो रही है, फिर रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। बोझ डालना बंद करो तो मैं ठीक करूंगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना चाहिए। बहुत सारे सवाल मैंने पढ़े हैं, थायराइडिज्म वगैरह, ये सब चीजों में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी समय की कमी है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते फिर रुक जाते हैं। सर वातजकास में मतलब कैसे सोचना है? मतलब मेरा अभी एक पेशेंट है तो उनको मैंने स्नेहपान दिया, बाकी ये भी दी स्नेह मैडम विरेचन, लेकिन उनका वातजकास में, मैडम कम नहीं वातजकास हो में रहा है सर। संप्राप्ति, काश की संप्राप्ति क्या होती है? वायु ऊर्ध्व आके फिर वो नहीं नहीं नहीं, अधो अधो अवरोध होता है पहले। अच्छा। अगर आप अधो अवरोध नहीं निकालोगे और खाली स्नेहपान देते रहोगे तो कैसे जाएगा? संप्राप्ति हाँ, ठीक उसके लिए से पढ़िए। हाँ हाँ, स्नेह विरेचन। तो उसके लिए नहीं नहीं विरेचन नहीं, आपने मुझे पूछा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अधो अवरोध अवरोध अगर कम करना है तो अवरोध आइडेंटिफाई करिए। बहुत बार हाँ ऐसे हो जाता है कि हम लोग खाली थ्रोट देखते रहते हैं और ड्राई हाँ कफ होता है, वो बहुत खांसता है, थोड़ा सा म्यूकस आता है, इसलिए हम वातज निदान करते हैं। लेकिन अवरोध कहीं में कहीं तो भी अन्न अवस्था में होता है। इसलिए आपके पेशेंट में आप जो भी स्नेहपान वगैरह दे दीजिए, लेकिन उसको हिंगाष्टक चूर्ण 1 चम्मच पूरा घी के साथ दोनों खाने के पहले दीजिए और हाँ खाना हल्का रखिए। हल्का मतलब जिससे अवरोधात्मक कफ या आम नहीं बनेगा। 2 दिन हाँ 3 दिन में कम हो जाएगा। और उसके साथ उसको नमक पानी मतलब गंडूश करने के लिए बोलिए, और आखिरी गंडूश स्वास्थ्य करने के लिए बोलिए, और यष्टि मधु हाँ। चू करने के लिए बोलिए। 2 या 3 दिन में आप देख लीजिए यष्टि इम्यूनिटी मधु का क्या टुवर्ड्स बोले सर? यष्टि मधु का क्या? यष्टि मधु चू करना है, चघळायचं है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, चलिए। तो थैंक यू सो मच सर। अनिल को पुनः एक बार, ये जो सब भी मैंने बताया है वो मेरे साथ अनिल आज भी है, इस वजह से मैं आपको बता पाया हूँ। अनिल को फिर एक बार नमन करता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका लेक्चर थैंक रियली यू सर। इंस्पायरिंग था। वो कहते हैं ना, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज नेवर एंड्स, और ये हम सभी में एक क्वेस्ट डाल रहा है कि संहिताओं में जो कहा गया है उसको प्रैक्टिकली हम भी क्यों ना यूज करके देखें, एंड उसी हिसाब से हम सभी शायद उस मार्ग पे आगे चलें। यही आज के लेक्चर का टेक अवे रहेगा कि संहिताओं का अवबोध पढ़ते पढ़ते उसका अवबोध हो जाए। मेरे टीचर रसिक पावस्कर सर हमेशा एक ही कहते थे, आप एक बार ग्रंथ पढ़ना शुरू करो, धन्वंतरी आपको ऑटोमेटिकली पेशेंट उसी चीज के भेजते ताकि आपको अवबोध होना शुरू हो जाए। तो मैं सभी के लिए एक ही प्रार्थना करूंगा कि हम सभी संहिताओं का पाठ करना शुरू करें, अवबोध अपने आप होना शुरू होगा। सो धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद राहुल, धन्यवाद अमोल और टीम, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। और रसिक और ये सब हम आयुर्वेदी ही हैं, और जी इसलिए सर, हम सब एक ही दिशा में चलते रहते हैं। धन्यवाद। चलिए जी मिलते सर, हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। Thank you, sir.